In chapter atom, already we have discussed about J.J. Thomson model. Then after Rutherford atomic model. Then after limitations of Rutherford atomic model. Limitations means Rutherford was failed to explain stability of atom, and this stability explained by Niels Bohr by giving 3 postulates. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है limitations of Rutherford atomic model. एंड सेकंड क्वेश्चन प्रिपेयर करना है पोस्टुलेट या फिर हाइपोथेसिस बोलो, पोस्टुलेट ऑफ Bohr model. By giving 3 postulates, Bohr has explained stability of atom. And then after we discuss about the equation of radius, orbital radius and total energy. Orbital radius की इक्वेशन अगर वापस याद करें तो R is equal to n square h square epsilon naught upon pi z square m. For that we can say R proportional to n square upon z. अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करें कि फॉर हाइड्रोजन एटम z is equal to 1, then R proportional to n square, जिसमें बाकी की वैल्यू जो है ऐसा बोल सकते हैं कि वेयर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई स्क्वायर m, ये सभी की वैल्यू रखे हम तो उसका आंसर हमें मिलता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, मीन्स 0.53 10 to the power -10. तब बोल सकते हैं कि अगर हमें हाइड्रोजन के केस में डिफरेंट ऑर्बिट के लिए रेडियस चाहिए तो ऐसा बोल सकते हैं कि n स्क्वायर इंटू 0.53 10 to the power -10 मीटर. तो फर्स्ट ऑर्बिट की यही रेडियस हो जाएगी. सेकंड ऑर्बिट के लिए इंटू 4 कर दो, n स्क्वायर है इसीलिए. थर्ड ऑर्बिट के लिए इंटू 9 कर दो, उस हिसाब से हमें रेडियस फॉर डिफरेंट ऑर्बिट मिलेगी. बाय द सेम वे अगर हम एनर्जी के लिए सोचे, ये रेडियस का हुआ नाउ फॉर एनर्जी, तो बोलेंगे टोटल एनर्जी, कि टोटल एनर्जी देन E इज इक्वल टू माइनस z स्क्वायर e रेस टू 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. ऐसी फॉर्मूला है. फॉर दैट वी कैन से एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. उसमें भी अगर हम हाइड्रोजन के लिए सोचे कि फॉर हाइड्रोजन एटम z is 1, then E proportional to 1 upon n square. अब जो बाकी बचा e रेस टू 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, अगर उसकी वैल्यू डिराइव करें देन इट इज 13.6. आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव बोल देंगे. 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स एनर्जी अगर हम कोई भी ऑर्बिट के लिए सोचे देन E इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम. अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है, कोई दूसरा है, तो 13.6 को हमें z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़े. तो ये भी एक एनर्जी की इक्वेशन याद करनी है. यहां तक हमने किया था. अब आगे
वही एनर्जी की इक्वेशन वापस याद करें कि ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तब अगर हम सोचे कि इस लेवल पे वर्टिकल पे सभी एनर्जी सोचते हैं, हॉरिजॉन्टल पर हम उसके ऑर्बिटल नंबर लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सोचे कि n इज इक्वल टू 1, उसकी एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी इस इक्वेशन के हिसाब से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अब अगर ऐसा सोचे सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए करेंगे तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये एनर्जी हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम n इज इक्वल टू 3 के लिए थर्ड ऑर्बिट के लिए सोचे तो डिवाइडेड बाय 9 होगा। मतलब उसकी एनर्जी मिलेगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट के लिए सोचो, नंबर 4, तो डिवाइडेड बाय 16, दैट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट लेते जाए और लास्ट में अगर सोचे कि फॉर n इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो बोल देंगे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनफाइनाइट नंबर पर ऑर्बिट तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? ऑलमोस्ट 0। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के बन सकते हैं जिसमें n इज इक्वल टू 1 लेवल है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको दूसरा नाम देना है ग्राउंड स्टेट। तो फर्स्ट ऑर्बिट का दूसरा नाम है ग्राउंड स्टेट। और बाकी की जितनी भी स्टेट है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के बाकी जितनी भी ऑर्बिट है, उन सभी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, जिसमें n is equal to 2, it's called first excited state. n is equal to 3, it's called second excited state. n is equal to 4, it's called third excited state. तो देखो इसको याद रखना इजी है। ग्राउंड स्टेट मतलब 1। अब अगर लिखा है एक्साइटेड, तो उसके आगे देखो कि कौन सा एक्साइटेड है। फर्स्ट एक्साइटेड, फर्स्ट मतलब 1, और एक्साइटेड है तो उसमें +1 कर देना है। एक्साइटेड का मतलब है +1, तो 1 + 1 n इज इक्वल टू 2 हो गया। सेकंड एक्साइटेड, तो सेकंड मतलब 2, एक्साइटेड मतलब +1, तो 2 + 1 3, n इज इक्वल टू 3। ऐसे थर्ड एक्साइटेड, तो 3 + 1 n इज इक्वल टू 4। तो इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कि कैलकुलेट एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट। क्या बोला है कि फर्स्ट एक्साइट स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n इज इक्वल टू 2, फर्स्ट एंड एक्साइटेड मतलब 2 हो गया, और ग्राउंड स्टेट मतलब 1। तो दोनों की एनर्जी कैलकुलेट करो। एनर्जी की इक्वेशन पता है हमें, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर ग्राउंड स्टेट का याद है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको करेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इसका पॉजिटिव डिफरेंस लेना है हमें, ऑलवेज पॉजिटिव डिफरेंस। तो डिफरेंस में अगर इसको तुम पॉजिटिव मान लो, इसको भी पॉजिटिव मान लो, तो 13.6 - 3.4 करोगे
it is 10.2 electron volt. So whenever electron transits from first excited state to ground state, कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर नहीं है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दो इंटू 1.6 10⁻19 जूल. तो जो भी इस मल्टीप्लाई से होगा वो मैच होगा या फिर ये मैच होगा. ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट. तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, देन हाउ मच एनर्जी रिलीज्ड. तो इसका डिफरेंस ले लो. ये एनर्जी हो जाएगी 13.6. अभी पॉजिटिव ही लिख रहा हूं मैं, 1.51, क्योंकि हमें पॉजिटिव डिफरेंस ही लेना है. तो बस इसका डिफरेंस निकाल दो 1.51 का. ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12. तो 12.09 बोल सकते हैं हम. ओके. ऐसे एनर्जी कितनी रिलीज होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे. सेकंड एक्साइट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी पूछ सकते हैं. तो इन दोनों का डिफरेंस लेना. अगर इतनी एनर्जी, वैसे तो ये याद कर लो कि फर्स्ट की -13.6, सेकंड की -3.4, थर्ड की -1.51, फोर्थ की -0.85. इतनी याद रखो. इतने में ही तुम्हारे सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. अगर याद नहीं है तो इक्वेशन करो. 2 है तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 3 है तो 9 कर दो, 4 है तो 16 कर दो. मिल जाएगा, तुम्हें सेम आंसर मिलेगा. और फिर सेकंड एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड बोला है तो इसका डिफरेंस ले लो. थर्ड टू फर्स्ट बोला है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो. मतलब जो बोला है उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं हम. ओके. चलो अब इसी में ही एक आगे, इसमें हमें एनर्जी मिलेगी. ओके. कि 10.2, चलो फर्स्ट एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में हमने बोला कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एनर्जी मिल जाएगी. चलो अगर एनर्जी मिली देन E इज इक्वल टू, वी नो दैट H न्यू. फ्रीक्वेंसी मिल सकती है हमें आंसर. फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल जाएगा. अगर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है देन E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमड़ा. हमें वेवलेंथ मिल सकती है क्योंकि इसका तो आंसर है हमारे पास एनर्जी का. बस एनर्जी कैलकुलेट करनी है. करने के बाद अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ करनी है तो हमें कंपलसरी आंसर जूल में लाना पड़े. मतलब कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल. यहाँ पे रखो, H से डिवाइड करो. H याद होना चाहिए, प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज 6.625 10 टू द पावर -34 जूल इनटू सेकंड. तो कंपलसरी इसमें जूल में कन्वर्ट करो, H से डिवाइड करो, जो मिलेगा वो फ्रीक्वेंसी. अगर वेवलेंथ चाहिए तो HC बाय लेमड़ा से करो. तो हमें फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों मिल सकता है. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन एनर्जी का होगा, कहीं से भी कहीं पर ट्रांजिस्ट होगा. उसी में फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, उसी में वेवलेंथ पूछ सकते हैं कि कौन सी वेवलेंथ होगी. अब कोई भी ट्रांजिशन, फर्स्ट से ग्राउंड, सेकंड से ग्राउंड, थर्ड से ग्राउंड, थर्ड से फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट, ऐसे फिफ्थ से सेकंड, कुछ भी दे सकते हैं. ओके. अगर ऑर्बिट के नंबर दे कि सेकंड स्टेट टू फर्स्ट स्टेट तो फिर सेकंड से 1 ही लेना है. थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड स्टेट टू फर्स्ट स्टेट, तो थर्ड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 3. लेकिन एक्साइटेड लिखा हो तो ही हमें +1 करना है. सेकंड एक्साइटेड तो सेकंड का 2, एक्साइटेड का +1, n इज इक्वल टू 3. उस हिसाब से याद रखो. तो इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे MCQs बन सकते हैं, मिल सकते हैं. चलो उसी में आगे करें. तो उसमें दो चीज है. एक है
एक्साइटेशन पोटेंशियल, दूसरा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल और दूसरा उसी में करते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। और ये जो है डायग्राम, वो सेम डायग्राम दोनों के लिए हम यूज कर देंगे। n इज इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी हमें याद है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 2 के लिए है -3.4। n इज इक्वल टू 3 के लिए है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4 के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लास्ट में इंफिनिटी के लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आयनाइजेशन, अगर वर्ड तुम आयनाइजेशन याद करो तो आयनाइजेशन में हम ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, तो जो भी बचेगा वो हमारा आयनाइज एटम बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जैसे अगर हम बोले कि ओनली Na और Na+, तो Na+ जो है वो आयनाइज्ड एटम बोल सकते हैं हम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके, तो हमें करना है आयनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी से ही मिलेगा। बस उतना याद करो कि हमें कौन से स्टेट का आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है। अगर ग्राउंड स्टेट का पूछे आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब ग्राउंड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए उसकी एनर्जी जीरो करनी पड़े। जीरो कब होगी? उतनी ही एनर्जी सप्लाई करे तो ग्राउंड स्टेट के लिए अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी सोचे, आयनाइजेशन एनर्जी तो होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पॉजिटिव ही होगी ऑलवेज। और आयनाइजेशन पोटेंशियल बोले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब 13.6 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज को चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी मिलती है, वो तो हमें पता है। ओके, तो कोई भी स्टेट की जो एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो पोटेंशियल बनेगा। एनर्जी पूछे तो वही एनर्जी, पोटेंशियल पूछेंगे तो उतना ही वोल्ट। अब अगर सेकंड एक्साइटेड के लिए पूछे तो सेकंड एक्साइटेड मतलब n इज इक्वल टू 3, तो आयनाइजेशन एनर्जी 1.51 और पोटेंशियल 1.51 वोल्ट। ओके, ऐसे ही तो ये इजी है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कौन से स्टेट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, मतलब किसकी एनर्जी जीरो करनी। अगर थर्ड एक्साइटेड पूछे n इज इक्वल टू 4, तो एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल 0.85 वोल्ट। बस कौन सा स्टेट है उसमें से एनर्जी निकाल दो, वही उसका पोटेंशियल। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछे तो डायग्राम अगर हम यही याद कर ले एक्साइटेशन में, तो एक्साइटेशन में पूछेंगे हमें कौन से लेवल से कौन से लेवल में जाना है। इसका मतलब अगर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड में जाना है तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस ले लो। पता है हमें एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा 10.2 वोल्ट, एंड दैट इज मिनिमम पोटेंशियल। इसको मिनिमम पोटेंशियल भी बोलते हैं क्योंकि बाकी सबका डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। वो तो यहाँ पर ही देखो, ये 10.2 सेकंड और ग्राउंड स्टेट का तो देखो 12.09 हो गया, 10.2 से बढ़ गया। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम
एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम मतलब जहां है उसके नेक्स्ट में जाएंगे, वही उसका मिनिमम हुआ। तो ग्राउंड स्टेट का मिनिमम मतलब 1 से 2, तो इसका हमें मिल जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल इज 10.2 वोल्ट। फिर ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड का करना है, तो ये रहा आंसर हमारे पास 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे कोई भी पूछेंगे एक्साइटेशन में, तो हमें दो स्टेट गिवन होगी। अब दोनों में से कौन सी ऐसी गिवन है वो हम कैलकुलेट कर सकते। एनर्जी की इक्वेशन हमें पता है, फिर उसका डिफरेंस ले लो, दैट इज एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा उतना ही वोल्ट में। तो ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये जो हमने बोला है, आज सोचा है, वो ओनली एंड ओनली एमसीक्यू के लिए है। ओके, अब इसी चैप्टर में लास्ट पॉइंट है अब हमारा कि डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन। तो पीछे में वो इलेक्ट्रोवोल्ट और वोल्ट का क्या डिफरेंस था, मतलब कैसे वो आएगा? एक मिनट, हाँ बोलो तो क्या हुआ। और आपने बोला ना एक में इलेक्ट्रोवोल्ट और एक में खाली वोल्ट, तो मतलब वो आंसर मतलब कौन से आंसर में कैसे होगा? एनर्जी पूछेंगे ना, एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है आंसर। और अगर पोटेंशियल पूछे तो उतना वोल्ट में आंसर आता है। ऐसे, क्योंकि क्या होगा, अगर ऐसा पूछेंगे, चलो मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल, क्वेश्चन ऐसा है, तो उसमें ऑप्शन कैसे देंगे? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 वोल्ट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09 वोल्ट। तो अगर मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब आंसर आना है वोल्ट में, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी, एनर्जी होंगे तो भी यही चारों ऑप्शन होंगे। तो एनर्जी है तो आंसर आना होगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? ओके सर। ऐसे यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी तो 13.6 है ग्राउंड स्टेट, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है? 13.6 वोल्ट। पोटेंशियल होगा तो वोल्ट में आंसर, एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। ओके, ओके सर। चलो अब डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन। जैसे बोर ने हाइपोथेसिस दिया कि जो भी एंगुलर मोमेंटम है, स्टेबल ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज इज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ऐसा बोला था। एंगुलर मोमेंटम इज nh अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम को हम दूसरे में mvr भी लिख सकते हैं अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है। एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr, मास वेलोसिटी एंड रेडियस, इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो इसका प्रूफ भी डी ब्रोगली ने दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। पोस्टुलेट में बोहर ने बोल दिया, पोस्टुलेट मतलब विदाउट प्रूफ हमें इसको एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन पीछे ऐसे डी ब्रोगली ने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि कैसे एंगुलर मोमेंटम इज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तब डी ब्रोगली ने बोला कि अगर कोई भी न्यूक्लियस है और उसके अराउंड कोई भी ऑर्बिट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, स्टेबल ऑर्बिट, इसको हम स्टेबल ऑर्बिट बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाइपोथेसिस में ही बोर ने बोला है कि स्टेबल ऑर्बिट होनी चाहिए।
और स्टेबल ऑर्बिट में कभी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करता। तो ये कोई भी एक ऑर्बिट है हमारी, फर्स्ट नंबर की या सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की, वॉट एवर इट इज, बट कोई भी एक स्टेबल ऑर्बिट, चलो उसका रेडियस हम बोल देते हैं कि आर है। अब ये जो स्टेबल ऑर्बिट है उसमें ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्ट्स लाइक वेव, ऐसा बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इट एक्ट्स लाइक वेव, मतलब उसका वेव नेचर है। आगे चैप्टर में हमने पढ़ रखा है ड्यूल नेचर, पार्टिकल वेव भी तरह एक कर सकता है और रेडिएशन पार्टिकल की तरह। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्ट्स लाइक वेव। अब अगर वेव है तब ऐसा क्लासिकल फिजिक्स ये बोलता है एंड क्वांटम फिजिक्स भी यही बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हमें स्पेसिफाई करना है इन ऑर्बिट, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेव भी होना चाहिए। वेव की तरह एक करता है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेव फंक्शन होना चाहिए। कैसे कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेव फंक्शन होना चाहिए, और वो जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट, जो वेव फंक्शन हम बोले उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द सेंस कि अगर हम कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना चालू करें, चलो यहां से, तो यहां पर जो वेव फंक्शन की वैल्यू होगी, घूम फिर के वापस आएंगे तो वही सेम वैल्यू मिलेगी। हर जगह पे सेम है ऐसा नहीं बोल रहे हम। कांस्टेंट का मतलब ईच एंड एवरी प्लेस वेव फंक्शन सेम है ऐसा नहीं, लेकिन घूम फिर के वहां पर आएंगे तो वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसे अगर यहां से स्टार्ट करें और घूम फिर के वापस वहां पर आए तो वेव फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट वेव फंक्शन। और अगर ऐसा हुआ तो ही वो ऑर्बिट स्टेबल होगी। अगर ऑर्बिट स्टेबल नहीं है तो वेव फंक्शन डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। अगर वेव फंक्शन की वैल्यू सेम है मतलब वो स्टेबल ऑर्बिट है। और अगर वेव फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हमें ऑलवेज यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर ही वेव जो है वो मिलेंगे। हमें ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलेंगे। अभी जो मैं ड्रॉ करूं ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि चलो ऐसा कोई, और यहां से मैं चालू करूं ऐसे रिप्रेजेंट करना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पर एक ये वेव फंक्शन इसका आएगा और इसका आएगा, मतलब दो वैल्यू मिलेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इंटीग्रल मल्टीपल होंगे तो ही ये पॉसिबल है, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट। तो वेव फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, उसी को बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट। और वही स्टेबल ऑर्बिट के अंदर अगर हमें इसके पूरे वेव दिखाने हैं तो चलो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, मतलब हम ऐसे सभी में वेव दिखा सकते हैं। तो इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर ही हमें ऐसे वेव मिलेंगे। और अब एक से जो दूसरा है वहां की वेवलेंथ हमें पता है, इट शुड बी लेमड़ा, क्योंकि एक ही वेव बना है यहां से यहां तक का या फिर यहां से यहां तक का। इट इज कॉल्ड वेवलेंथ लेमड़ा। तब अगर हम ऐसा सोचे कि इसका पूरा सरकमफ्रेंस
तो पूरा सरकमफ्रेंस मतलब 2πr। तब उसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स है, कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है, तो बोल देंगे इंटीग्रल मल्टीपल एज एन लेमड़ा, और वही स्टेबल ऑर्बिट में होगा। तो 2πr इज इक्वल टू एन लेमड़ा। अब लेमड़ा हमें पता है कि लेमड़ा इज इक्वल टू h बाई पी, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, एंड लेमड़ा इज इक्वल टू h अपॉन p मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो हो गया 2πr इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। एम वी और 2π को इंटरचेंज करो, देन एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, और वही हो गया एंगुलर मोमेंटम इज एन एच अपॉन 2π। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इज एन एच अपॉन 2π। ऐसा हुआ, वही ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी किसी में नहीं कर सकता। ओके, तो ये हुई डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन। डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन वैसे पूछते नहीं है, बस हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है। लेकिन अब जो करने जा रहे हैं वो कई बार पूछते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। वापस याद करें हम, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया एटम का जे थॉमसन ने, लेकिन वो सही नहीं था, उसको रॉन्ग प्रूफ किया उसके स्टूडेंट ने, रुदरफोर्ड ने। रुदरफोर्ड ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया एटॉमिक मॉडल, बट ही वाज फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। एटम की स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके स्टूडेंट नील बोर ने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दी बाय गिविंग 3 हाइपोथेसिस। अब जब हाइपोथेसिस दिया ना, तो अगर तुम फर्स्ट एंड सेकंड हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करो ना, तो फर्स्ट हाइपोथेसिस क्लासिकल फिजिक्स इंडिकेट करता है, सेकंड हाइपोथेसिस जो है वो क्वांटम फिजिक्स को इंडिकेट करता है। मतलब कोई भी अगर हम पोस्टुलेट या हाइपोथेसिस बोले जिसमें हमें दो कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, तो वो उसकी लिमिटेशंस आ गई। कि पहले में बोल दिया स्टेबल ऑर्बिट है, और सेकंड में बोल दिया कि वही स्टेबल ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम इज एन एच अपॉन 2π। वी कांट यूज ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन, तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन हम बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले बोले तो बोर मॉडल जो है, तो बोर्स मॉडल ओनली applicable for हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिसके अंदर एक प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एटम के लिए ही पॉसिबल है। अगर हमें वही हीलियम के ऊपर लगाना है तो हमें बोलना पड़े He प्लस। He प्लस का मतलब एक निकल गया, एक ही बचा, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लिथियम, तो लिथियम में 3 होते हैं, तो Li प्लस प्लस 2 निकाल देने पड़े इलेक्ट्रॉन को, एक बचेगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी लिमिट एसेंस हो गई, क्योंकि अगर हम कोई भी मॉडल बोले तो वो सभी के लिए अप्लाई होना चाहिए, लेकिन इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ये इसकी फर्स्ट लिमिट एसेंस आ गई। देन बोर मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द attractive force which is interaction between इलेक्ट्रॉन एंड कोई भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। देन बोर मॉडल दूसरी लिमिटेशन है, बोर मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन attractive force between nucleus and electron, otherwise between two electrons or
बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, जो भी फोर्स लगता है, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फिर उसी मॉडल से हमें कोई इंटेंसिटी भी नहीं मिलती और फ्रीक्वेंसी भी नहीं मिलती। यूजिंग बोर मॉडल, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ लाइन्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो मैं उसकी एनर्जी और कोई फ्रीक्वेंसी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ओके। और अगर हम स्पेक्ट्रम ले, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, तो उसमें बहुत सारी लाइंस बनी हुई मिलती है, उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम made up of many lines which is not explained by बोर मॉडल। तो अगर 2 मार्क्स में पूछे लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, तो ऐसे 4 पॉइंट लिख सकते हैं हम। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, जो लिमिटेशन आ गई सभी के लिए होना चाहिए। या फिर जो अट्रैक्टिव या ऐसे रिपल्सिव फोर्स जो है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्टिव, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सिव फोर्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। फिर जो भी लाइंस बनी हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और क्यों ऐसे लाइन से बना है वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। ओके।